हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, कल के लेक्चर में जो मैंने आपको एक्सेलेरेशन का शॉर्टकट बताया था, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में भी आप एक बार डिस्कशन करें। अब केस क्या बनता है बच्चे, उससे बेहतर मैं कहता हूं कि हम फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा सा बहुत हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि फोर्सेस में आप एनालिसिस कैसे करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है आप बॉडी के ओनली जिस बॉडी पे कंसंट्रेट कर रहे हो, आप उस पे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस जैसे एक्ट कर रहे हैं आप उन्हें देखना चाह रहे हो और उसके बाद उसका एनालिसिस करोगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपके सामने ये एक बुक रखी हुई है जिसका मास m है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट विल बी इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम डिस्कशन किसका कर रहे हैं? फोर्सेस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सर फोर्सेस कौन कौन सी होंगी? तो उससे पहले एक और क्वेश्चन आता है कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सो आई विल बी मच मोर इंटरेस्टेड विद द इट्स मैग्नीट्यूड, फोर्स का डायरेक्शन एंड फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन? अगर आपने ये सारा गेम कर दिया तो मतलब यू नो एवरीथिंग अबाउट द फोर्स। तो आपको कहां फोकस करना है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। इसी डायरेक्शन में हम कॉमन सी 3 फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। फोर्सेस बहुत सारी होती हैं बट इनिशियली ये 3, इससे ही मेरे हिसाब से आप बहुत हद तक 80 to 90% क्वेश्चंस को कवर अप कर लोगे। तो सबसे पहले आता है वेट। वेट का जो वैल्यू होगा दैट विल बी mg। ये तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा। एंड इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो देखो, अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर इसी डायग्राम का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मैं मान लेता हूं लेट इट बी m और ये है मेरे सामने एक ब्लॉक। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या हुआ? पहले तो इसे फ्री करो, आप कहोगे सर फ्री होगा तो ये ऐसा दिखेगा। ओरिएंटेशन चेंज नहीं करनी है, आपको रखनी है वो सेम। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहोगे सर वेट एक्ट कर रहा है, तो वेट को मैं क्या करूंगा? वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ, और इस वेट का वैल्यू क्या होगा? mg। और एक चीज बहुत नोटेड रखना, चाहे वो इंक्लाइन हो या कुछ भी हो, हम वेट हमेशा जो आपके नोटबुक की हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनके साथ वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। डन। नेक्स्ट जो फोर्स है बेसिकली नॉर्मल फोर्स। देखो, अब नॉर्मल फोर्स के बारे में अगर बात करूं, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज अराइजेस व्हेन देयर इज कांटेक्ट बिटवीन द टू फोर्सेस। व्हेन देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन द टू फोर्सेस, नॉर्मल फोर्स अराइजेस। नोटेबल है कि सर नॉर्मल फोर्स किस टाइप के बिहेवियर को शो करती है। तो इससे पहले मैं आपसे न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे वर्किंग करना चाहूंगा। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? when there is a action there is an equal and opposite reaction. So what does it means? देखो, इसका मतलब ये होता है कि जब मैं इसे हिट कर रहा हूं तो नॉर्मली क्या होता है, मेरे हाथ पे भी वो चोट लगेगी। क्यों हुआ? क्यों? मैंने जितना फोर्स लगाया उतना ही बोर्ड ने मुझ पे लगाया। और वन ऑफ द नोटेबल पॉइंट इज दिस, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आर ऑलवेज फॉर्म्ड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, उनमें टाइम लैग नहीं रहेगा। जैसे मैंने हिट किया उसे, और जितना तेज हिट करूंगा उतना ही मुझे कमबैक मिलेगा। सो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। नेक्स्ट, नॉर्मल फोर्स अराइजेस व्हेन देयर इज अ कांटेक्ट। जहां भी कांटेक्ट होगा तो आप कहोगे सर यहां कांटेक्ट कहां है? वो है इस सरफेस पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा? कांटेक्ट होगा वहां होगा, एंड इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू इट। ये सरफेस है तो इस सरफेस के टुवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू इट, दैट विल बी द नॉर्मल फोर्स। तो हमेशा याद रखिए, नॉर्मल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। डन स्टूडेंट्स? ठीक है। ये मेरा डिस्कशन था नॉर्मल फोर्स के रिगार्डिंग। और अब मैं इसे थोड़ा सा और इलॉबरेट कर देता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि एक मास है m1 और एक मास है m2, और मैं इस वे से फोर्स लगा रहा हूं F, और मैं कहता हूं यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो होगा क्या? नो डाउट दे आर गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन a। लेट इट बी a, मैं मानो लेट ए, मैं इसका वैल्यू डिस्कशन नहीं कर रहा कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। तो अगर मैं m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, सो व्हाट आई विल राइट, मैं कहूंगा अगर सर ये m1 है, इसके ऊपर फोर्स लगा F,
इस पे वेट लगेगा m1g। अब देखो यहाँ दो कांटेक्ट आए, एक आया यहाँ, एक आया यहाँ, तो आप कहोगे सर एक नॉर्मल फोर्स लगेगी यहाँ n1 और एक फोर्स लगेगी n2। मेक अ नोट ऑफ दिस, यहाँ सारा गेम है ना डायरेक्शंस का ये सॉरी, स्टूडेंट डायरेक्शन में इशू कर देता है, तो यहाँ आपको क्या रखना, नोटेड रखना है, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सरफेस नॉट अवे फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, डन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, लेट दिस इज m2। ठीक है, अब इस m2 की अगर मैं बात करूं, देखो m1 अब इसके यहां कांटेक्ट है, तो इस पे भी नॉर्मल फोर्स आएगा, तो आप कहोगे सर कांटेक्ट यहां है, और यहां जो कांटेक्ट था यहां फोर्स कौन सी थी, n2 थी, और यहां भी आएगी n2। क्यों? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक कांटेक्ट यहां भी है, तो इसे मैं मान लेता हूं n3 और ये मैं मान लेता हूं m2g। ठीक है बच्चे, डन। सो दिस इज बेसिकली द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा अगर आपके से एनालिसिस कराऊं, लेट अस सी दिस डायग्राम ओनली, दिस डायग्राम ओनली। मैं कहता हूं ये बॉडी आगे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन a, तो आप कहोगे सर बॉडी पे दो फोर्स लग रही है, एक लग रही है F, एक लग रही है n2। तो मैं अगर ऐसे दोनों फोर्स लगा रहा हूं और मैं कहता हूं बॉडी आगे की तरफ जा रही है, तो कौन ज्यादा होगा, F होगा या n2 ज्यादा होगा? नो डाउट आगे जा रही है तो नो डाउट ये ज्यादा होगा, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही होती तो ये ज्यादा होता। तो नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितनी है, वो है F माइनस n2, F माइनस n2। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, अब केस आता है यहां, अगर मैं ये कहता हूं इसको आगे लेके जाने वाला कौन है। देखो अगर इस डायग्राम में मैं बात करूं, सबसे पहले देखो इस डायग्राम में स्टूडेंट कहां कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं कहता हूं m1 को कौन आगे लेके जा रहा है, तो मैं कहूंगा F। नेक्स्ट है m2 को कौन आगे लेके जा रहा है, स्टूडेंट कहता है F ना, F तो m1 पे एक्ट कर रहा था ना, m2 पे थोड़ी एक्ट कर रहा था। m2 पे जो एक्ट कर रहा था दैट इज नॉर्मल फोर्स विच इज ड्यू टू मास 1। सो m2 को जो आगे लेके जाएगा दैट विल बी n2 नॉट F। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो यहां आप कहोगे सर ये किसकी वजह से मूव करेगा, ये करेगा n2 की वजह से मूव। आई होप ये पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स अब करना क्या है कि कभी भी क्वेश्चन आता है ना, तो एक्सेलरेशन तो आप उसी शॉर्टकट से निकालोगे जो मैंने आपको बताया है। जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा आप इस वजह से, देखो ये ओनली शॉर्टकट सीरीज है, ये डिटेलिंग नहीं है कि हाँ कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना, बस मैं कुछ चीजों को ही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अब आता है टेंशन। अब टेंशन बेसिकली आता है आपका टॉर्क स्ट्रिंग में, टॉर्क का लाइक गिटार की स्ट्रिंग को टाइट कर दिया आपको आवाज आएगी। सो टॉर्क स्ट्रिंग ऑलवेज हैव अ एनर्जी। नेक्स्ट, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द सरफेस। इसका एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं मैं दो मास मान लेता हूं, लेट देयर इज अ मास m1 एंड लेट देयर इज अ मास m2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है यहां मैं लगा देता हूं फोर्स। अब ये पूछा जा रहा है क्या कहते हैं टेंशन क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी। देखो किसी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए दैट इज नॉट अ इश्यू, सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना स्टार्ट करो। डायग्राम वही काम करता है जैसे एक होता है ना, कभी चोरी हो जाती है तो पुलिस चोर का हुलिया बनवाती है, दैट व्हाट विल बी, कैसा कैरेक्टरिस्टिक था, कैसा नाक था, कैसा कान था। तो वही केस क्या है इस बॉक्स से रिलेटेड भी है। तो मतलब ये डायग्राम्स आपको पूरा आइडिया दे देंगे आपको करना क्या है। तो अब मैं बात करूं तो देखो यहां है स्ट्रिंग आपकी, ये है स्ट्रिंग। नेक्स्ट है कुछ अजम्पशंस आपको ध्यान रखने हैं। स्ट्रिंग इज ऑलवेज मासलेस और स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। मासलेस का मतलब क्या होता है, टेंशन विल रिमेन सेम, टेंशन विल रिमेन सेम। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको क्या दे रखा होगा, टेंशन दे रखी होगी आपको, सॉरी स्ट्रिंग दे रखी होगी मासलेस, तो आप ये कंसीडर करोगे कि वो मासलेस ही है। ठीक है, जब तक ये ना दिया हो कि उसके अंदर कोई मास है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखो जब यहां इसके अंदर मास नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, अगर इसमें मास नहीं है तो जो टेंशन यहां होगी वही टेंशन यहां होगी। डन। सो अब अगर मैं मास m1 का डायग्राम बनाता हूं तो m1 का जो डायग्राम बनाऊंगा आई विल से, हम कहेंगे सर अभी तक जो हमने सीखा इसका एक वेट होगा m1g। नेक्स्ट यहां कांटेक्ट है तो यहां नॉर्मल फोर्स होगा दैट विल बी n1। नेक्स्ट यहां टेंशन होगी एंड टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग एंड along the string and away from the surface. So this is basically m1. I hope this point is clear to everyone. अब केस आता है, ये तो सर चीज समझ में आ गई।
तो अब इससे रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं M2 के डायग्राम की, तो M2 का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो M2 का डायग्राम बनाएंगे तो देखो स्ट्रिंग, आपको पता है स्टूडेंट हमेशा है ना टेंशन के फ्री बॉडी डायग्राम में इश्यू कर देते, तो क्या करो, जब आप इसे आउट लोगे ना, आउट करोगे तो थोड़ा सा स्ट्रिंग साथ में ले लो। जिस डायरेक्शन में थी स्ट्रिंग, मैं मान लेता हूं ये ले लिया आपने, तो अब आप क्या कहोगे, सर फोर्स तो यहां लगी रही थी, थोड़ा सा स्ट्रिंग हमने यहां से एक्स्ट्रा ले लिया था, तो यही स्ट्रिंग की डायरेक्शन है। सो इट विल टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द सरफेस एंड अलोंग द स्ट्रिंग। क्योंकि देखो टेंशन का जो नेचर होता है ना, स्ट्रिंग का जो नेचर होता है, इट कैन बियर द टेंसाइल फोर्स, नॉट द कंप्रेशन। ये कंप्रेशन कभी ले ही नहीं सकती है। सो होगा क्या, नेक्स्ट आ जाएगा आपका M2G और ये आ जाएगा आपका लेट इट बी N2। क्यों, एक कॉन्टैक्ट आपका यहाँ इस पॉइंट पे भी बना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसे फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं, आई विल से कि एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में, तो मैं कहूंगा एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है, एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं इस डायग्राम में अगर M2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो F ज्यादा होगा या T ज्यादा होगा? आप कहोगे सर F ज्यादा होगा, जब भी तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर T ज्यादा होता तो ये इस डायरेक्शन में जाता। तो नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन कितनी है, इट इज F माइनस T। ठीक है, और यही नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन को आप क्या लिखते हो, मैं क्या लिखूंगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, बॉडी का मास और उसकी एक्सेलेरेशन। सिमिलरली अगर मैं यहां देखता हूं, तो जब मैं क्या लिखूंगा, नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन इज बेसिकली T एंड T इज इक्वल्स टू M1A। एक सबसे ब्यूटीफुल बात बताता हूं, अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यूज निकालनी है, तो पहला इक्वेशन तो हमारा ये आया, दूसरा इक्वेशन आया T इज इक्वल्स टू M1A। ठीक है, सबको ऐड कर देना एक्सेलेरेशन वाले इक्वेशंस को, आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे कि यहाँ आंसर क्या है, F इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2A। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। जब A की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, फ्री बॉडी डायग्राम के किसी भी इक्वेशन में रख दो जो आपको लगता है जिस अननोन की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग द फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं फिर से आपको एक हल्का सा रिवीजन दे देता हूं। एक नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द सरफेस। नेक्स्ट आता है आपका टेंशन फोर्स क्या आएगा, अलोंग द स्ट्रिंग। स्टूडेंट एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट एटलीस्ट आपको चीजें बड़ी क्लियर हो जाएं कि हाँ सर इसमें वर्कआउट कैसे करना होगा। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में जो मैंने आपको बताया, तो इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है। देखो क्वेश्चन की अप्रोच आपकी क्या रहनी चाहिए, M और M आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, सामने ये डायग्राम है और आपसे पूछा गया है स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, बताएं T1 बाई T2 का रेशियो क्या होगा। तो इसे अप्रोच करने के लिए ना सबसे पहले सीधा एक्सेलेरेशन निकाल लो, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। जिसको भी नहीं पता है तो प्लीज फर्स्ट वाली वीडियो देखें। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन विच इज इक्वल्स टू 2mg। 2mg की वजह से मोशन हो रहा है, नेक्स्ट mg इसे अपोज कर रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3m। तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, g/3। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट केस कि चलो सर ये तो समझ में आ गया, तो अब क्या करना है, किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। मैं मान लेता हूं सब ये A है, ये B है, ये C है। तो देखो सबसे ज्यादा सहूलियत कहाँ है, जहां कम से कम फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कम से कम फोर्सेस का आपको डिटेलिंग देना पड़े। तो इसका बना लो A का। तो जब आप A का बनाओगे, दिस इज ब्लॉक A, तो आप कहोगे सर यहाँ टेंशन T1 एक्ट करेगा, क्योंकि टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो स्ट्रिंग में है वही स्ट्रिंग में रहेगा T1, और ये होगा बच्चे mg। ठीक है, बॉडी जा रही है कहाँ, आप कहोगे सर बॉडी जा रही है ऊपर, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, और ये नीचे जाएगा क्योंकि दिस साइड इज हैवियर। और जब आपने इस डायग्राम को एनालाइज किया, तो अब आप कहोगे सर T1 ज्यादा होगा या mg ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो T1 ज्यादा होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, T1 माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है हमारी, g/3। तो यहां से आप सीधा T1 निकाल सकते हो, ये आ जाएगा mg प्लस mg/3 विच इज इक्वल्स टू 4mg/3। तो स्टूडेंट्स हमेशा नोट डाउन करो, एक्सेलेरेशन तो निकाल लो शॉर्टकट से,
और अगर कोई भी अननोन फोर्सेस की बात करिए तो उस पॉइंट पे उसका डायग्राम बनाओ एंड यू कैन गेट द आंसर। सो स्टूडेंट नाउ द केस इज दिस कि फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के साथ साथ फिर आप ये देखेंगे कि नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन क्या है, फिर उस फोर्स को वैल्यू को क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, जब ये आप इक्वेशन लिख देंगे तो फिर फाइनली you can get your desired result by adding the equations. I hope ये सीरीज में आपको एटलीस्ट इन फोर्सेस के बारे में पता चला एंड इट विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स अ लॉट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।